नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान और विज्ञान से होगा विकास। केले की खेती से हो रहा किसानों का आर्थिक विकास। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने का हुआ फैसला। कुक्कुट पालन को लेकर तय होगी नीति। मेंथोल मिंट के साथ भिंडी की सह फसल आपको देगी ज्यादा मुनाफा और इस मौसम में मौजूदा फसलों का रखें ध्यान। अब समाचार विस्तार से। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या यहाँ किसान अपने कृषि उत्पाद का मूल्य तय करने में सक्षम है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसान को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो अपने उत्पाद का मूल्य खुद ही तय कर सके? ऐसी कई बातें प्रदेश के राज्यपाल ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी सीमैप में आयोजित किसान मेले में कही। राज्यपाल ने कहा कि किसानों को अपने मन में ये भाव पैदा करना होगा कि खेती फायदे का काम है। उन्होंने कहा कि किसानों को सीखना होगा कि वे अपनी फसल का मूल्य कैसे तय करें। औषधीय और सुगंध पौधों पर जानकारी और उन्नत तकनीक के लिए इस मेले में तकरीबन 4000 किसान और उद्यमी शामिल हुए। सीमैप के सलाहकार वैज्ञानिक ने बताया कि इस किसान मेले में संस्थान ने कन्नौज के फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर यानी FFDC से एक अनुबंध भी किया है, जिसके तहत दोनों संस्थान मिलकर प्रमुख सुगंधित तेलों का गुणवर्धन, उपयोग और विपणन के क्षेत्र में काम करेंगे। इस मौके पर सीमैप और FFDC के निदेशक भी मौजूद रहे। किसान मेले में किसान भाइयों को मोबाइल और लैपटॉप से भी चलने वाले सोलर पंपों की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक डीजल और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों की जगह सोलर पंप पहले ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं और अब इन्हें हाईटेक रेगुलेटर से जोड़कर GPS की मदद से मोबाइल और लैपटॉप से चलाया जा सकेगा। राज्यपाल ने किसान मेले में सीमैप की बनाई लघु असवान इकाई का भी उद्घाटन किया। ये असवान इकाई किसान मात्र 50,000 रुपए में खरीद सकेंगे। समय के साथ क्षेत्र के मेहनतकश किसान परंपरागत खेती को छोड़ उन्नत किस्म के केले की आधुनिक खेती कर न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि बदलते परिवेश में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर 1 हेक्टेयर में 100 टन केला उगा सकते हैं। केले की खेती से जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें मौसम की मार से होने वाले आर्थिक नुकसान से निजात मिल सकेगी। कृषि वैज्ञानिकों ने केले की नई प्रजाति विकसित की है। नई प्रजाति टिश्यू कल्चर मौसम की मार जैसे तेज बारिश और आंधी सहने में सक्षम है। केले की इस नई प्रजाति के पौधों की ऊंचाई 4 से 5 फीट के बीच होगी, जिससे कि गर्मी के दिनों में चलने वाली तेज हवाओं, आंधी और बारिश से फसल सुरक्षित रह सके। बौनी किस्म के इस प्रजाति के पौधे लगवाकर किसानों के उत्पादन बढ़ाने की जिला उद्यान विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि केले की अब तक लगाई जाने वाली प्रमुख किस्मों में हार्वेस्टा समेत अन्य फसल की ऊंचाई 7 से 9 फीट तक की होती है, जिससे तेज हवा और बारिश में इनके गिरने की आशंका बनी रहती है। पौधों के गिरने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। योजना के पहले चरण में किसानों को बीज, जैविक उर्वरक के अलावा सिंचाई के लिए धन मुहैया कराया गया है। किसानों को प्रशिक्षण दिलाने के बाद इन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। विकल्प के रूप में शुरू की गई केले की खेती से हो रही आमदनी को देख किसानों का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ रहा है। मंत्रिपरिषद ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करने का फैसला किया है। इस फैसले से मत्स्य पालन में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन लागत में कमी आएगी। उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य पालन के लिए अधिकाधिक उपयोग होने पर मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक बढ़ोतरी से मत्स्य विकास को बल मिलेगा और साथ ही साथ प्रदेश मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। विपणन और मूल्य वर्धित मत्स्य उत्पादों से स्थानीय रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। मत्स्य पालकों को कृषि दर की तरह जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति होने से उत्पादन बढ़ने तथा उत्पादन लागत घटने से ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। अनुदानित ब्याज दरों पर मत्स्य पालन के लिए जल कृषकों को ऋण प्राप्त होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव मत्स्य उत्पादन पर होगा। दैवीय आपदा और अन्य जनित हानि से मत्स्य पालकों को कृषि की भांति मत्स्य उत्पाद की क्षति की दशा में बीमा सुरक्षा का भुगतान और विपणन आदि में कृषि की भांति प्रोत्साहन से मत्स्य पालकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही नहीं, इस योजना के लागू होने पर तालाबों के पंजीयन में स्टाम्प शुल्क की अनिवार्यता समाप्त हो जाने से मत्स्य पालकों को अनावश्यक व्यवहार से मुक्ति मिलेगी और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश में 108 करोड़ अंडा हर साल उत्पादित होता है, जबकि 473 करोड़ अंडे प्रतिवर्ष उपभोग किए जाते हैं। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अंडे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते हैं।
कुक्कुट पालन की तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को अंडा उत्पादन और ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास योजना 2013 कमर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पेरेंट फार्म की स्थापना के लिए योजनाएं चलाए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इन्वेस्टर फ्रेंडली वातावरण का निर्माण करने के लिए नीतिगत व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले लगभग 365 करोड़ अंडे प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रदेश में ही अंडे उत्पादित करने के लिए 5 वर्षों में 123 लाख कमर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की 410 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इस योजना को संचालित करने से 5 वर्षों में लगभग 370 करोड़ अंडों का उत्पादन प्रदेश में प्रतिवर्ष होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप अंडों को अन्य प्रदेशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सामान्यतः मेंथोल मिंट की तरह ही भिंडी की बुआई फरवरी से शुरू होकर आगे बरसात तक चलती रहती है। भिंडी की फसल के साथ मिंट की सहखेती किसानों को 2 गुना फायदा दिला सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर मेंथोल मिंट की खेती मेड़ों पर की जा रही हो तो भिंडी के लिए कूड़ों वाली जगह का चुनाव करना चाहिए। मेड़ बनाने के बाद मेड़ के दोनों तरफ मेंथोल मिंट की रोपाई कर देनी चाहिए। भिंडी के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उर्वरक द्वारा मेंथोल मिंट की रोपाई के 4 से 5 दिनों बाद कूड़ों में गुड़ाई के साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद ही भिंडी के बीजों की बुआई करें। अंतः फसल के लिए कटी हुई पत्ती वाली भिंडी की प्रजाति का चुनाव अधिक लाभकारी रहता है। इस मौसम में उगाई गई सब्जियों के पौधों की रोपाई की जाती है। खेतों में भिंडी, तोरई, कद्दू, लौकी, चौलाई और मूली के बीजों को बोते हैं और इन सब की सिंचाई करते हैं। बौने गेहूं में उर्वरक की आखिरी मात्रा देकर सिंचाई करते हैं। सूरजमुखी के खेत में निराई करते हैं और मिट्टी चढ़ाते हैं। गन्ने के स्वस्थ बीज का चुनाव कर बीजोपचार करते हैं। इस मौसम में सरसों, अलसी यदि पकने लगे हों तो उन्हें काट लिया जाता है। प्याज और लहसुन के खेतों में गुड़ाई करने के बाद मिट्टी चढ़ाते हैं। इस मौसम में बागवानी करने वाले किसान आम में बौर निकलने के समय मिज कीट का प्रकोप दिखाई पड़ते ही फेनिट्रोथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दलहनी फसलों में चने में फली छेदक और सेमी लूपर कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो बैसिलस थुरिंजिएसिस का छिड़काव करें। और किसान भाइयों, जायद फसलों की तैयारी भी आप इस मौसम में कर सकते हैं। उड़द की टार 9, नरेंद्र उर्द 1, आजाद उर्द 1, उत्तरा, आजाद उर्द 2 जैसी उन्नत प्रजातियों आदि की बुआई 15 फरवरी तक कर सकते हैं। भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1570 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1590 रुपए, इटावा में गेहूं का भाव 1580 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में गेहूं 1520 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2040 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 2025 रुपए, इटावा की मंडी में 2120 रुपए और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भाव पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 3620 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी, इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3475 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 3500 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों 3300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 675 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में आलू 600 रुपए और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1050 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 835 रुपए, इटावा की मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आलू की फसल आप लगा चुके हैं और लगाने के बाद आपके मन मस्तिष्क में एक ही सवाल रहता है कि जैसे हमने उसको जो है लगाया है, जो हम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, वैसी ही फसल हमें जो है अंत में प्राप्त हो, ताकि हम अच्छा जो है एक मूल्य बाजार में प्राप्त कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है किसान भाइयों कि समय समय पर जो है आप खेतों का निरीक्षण करते रहें। अगर कहीं पर भी कोई समस्या दिखाई देती है, जैसे रोग या कीट दिखाई देता है, तो उसे आप तुरंत जो है उसका उपचार करें। अब उपचार कैसे करेंगे, कैसे रोग और कीट को पहचानेंगे, आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर शुक्ला जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार किसान भाइयों। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो आलू की फसल है, लगभग काफी दिन हो चुके हैं किसान भाइयों को लगाए हुए, और ऐसे समय पर अगर उसमें कोई रोग दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों को, तो वो उस रोग को कैसे पहचाने और कैसे उसका इलाज करें? आलू की फसल में मुख्य रूप से 2 बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं, जिनमें अगेती झुलसा है, जो आलू शुरुआती दौर में, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये अगेती झुलसा शुरुआती दौर में आती है, जिस समय उसका वानस्पतिक वृद्धि हो रही होती है। और किसान भाइयों को चाहिए, इसमें क्या होता है कि निचली पत्ती में काले काले छोटे पहले धब्बे पड़ते हैं, जो बाद में पीले रंग के घेरे से कवर हो जाते हैं, और इसमें पत्तियां अंदर की तरफ किनारे से थोड़ा थोड़ा कप शेप में मुड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही लक्षण दिखाई दे शुरुआती दौर में, तो किसान भाई जिनेप जो फफूंदीनाशी है उसकी 3 ग्राम मात्रा अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसका छिड़काव कर दे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बीमारी जो नुकसान करती है, जो कि सीधा फसल की पैदावार को आलू की नुकसान पहुंचाती है, वो है पछेती झुलसा, और ये कंद को भी जो है प्रभावित करती है। 35 से 40% अपने प्रदेश में यदि पछेती झुलसा का प्रकोप आलू की फसल में हो जाता है, तो वो पैदावार को 40% तक घटा देती है। अब किसान भाइयों को एक चीज मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इसमें पछेती झुलसा के लिए प्रोफाइलेटिक स्प्रे यानी एहतियातन स्प्रे करना है। रोग यदि नहीं भी आया है
तो भी आपको उसके बचाव के लिए आपको इसमें छिड़काव करना है ताकि रोग लगने की कोई स्थिति ना आए। कारण यह है कि इसके बीजाणु जो है जब कोल्ड स्टोरेज से आलू आया होता है उस टाइम पे ही विद्यमान रहते हैं, और जो तापक्रम है यदि मिनिमम जो कि कम न्यूनतम तापक्रम वो 10 डिग्री से 16 डिग्री तक सेल्सियस और औसत नमी जहां 85% से ऊपर बढ़ी तो ये फफूंद जो है वो अंकुरित हो जाता है, यानी वो दिखाई पड़ने लगता है। उस टाइम पर जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो शुरुआती दौर पे जैसे मैंने बताया मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके, और यदि लक्षण आ चुके हैं तो क्यूरेटिव फंजीसाइड जिसको कहते हैं वो आपको मेटालेक्सिल अथवा क्लेरोथेलोनिल का जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसका किसान भाई छिड़काव करें तो ये रोग वहीं पर रुक जाएगा। और मौसम का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जब ये बीमारी आती है तो पत्तियां जैसा मैंने बताया जैसे झुलस सी जाती हैं और पहले पैचेस बनेंगे, गलती हैं और बाद में वो वहां से जैसे लगता है किसी ने आग लगा दी, पूरे का पूरा खेत जो है वो गल जाता है, और इसी कारण इसको हम झुलसा का नाम देते हैं। जबकि जैसा मैंने पहले बताया था कि अगेती झुलसा में पत्तियां नीचे से होकर और उसमें थोड़े थोड़े होते हैं, ये पैदावार पे सीधा इसका जबकि प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा जब हम रोग की बात करते हैं तो एक रोग जिसका कारण तो कीट होता है लेकिन वो बड़ा भयानक रोग कह सकते हैं, वो है आलू में पोटैटो कर्ल वायरस। ये क्या करता है कि पत्तियां जो हैं जब इसमें विषाणु रोग आ जाता है तो इसका डायरेक्ट कोई इलाज नहीं है, सीधा कोई इलाज नहीं होता। इसमें जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाएंगी, खास करके जो नई पत्तियां हैं पीलापन आ जाएगा या कभी कभी मोज़ेक भी इसमें नजर आएगा, उस कीड़े के वजह से पैची हो जाएगा, मतलब धब्बे धब्बे पे, और पत्तियां जैसा मैंने बताया सिकुड़ के छोटी हो जाएंगी और फसल का जो वृद्धि है बढ़ावत है वो रुक जाती है। इसके लिए जो कीट है वो सफेद मक्खी, हरा मच्छर, माहू, वो इसको फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो इसके लिए हमें फफूंदी नाशक से जरूरी है कि कीटनाशी जैसे मिथाइलोडेमेटॉन या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के इसका छिड़काव कर देंगे तो जो कीट इसको फैला रहा है विषाणु रोग को वो रुक जाएगा, तो ये बीमारी में काबू आ जाती है। ये प्रमुख बीमारियां जिनका जो है समय समय निरीक्षण किसान भाई को ये प्रबंधन करना चाहिए मुख्यतः। जो और इसके अलावा जो कीट हैं मतलब वो बहुत नुकसान करते हैं, तो उनकी पहचान कैसे करें, कैसे रोकथाम करें? जी हाँ, 2 तरीके की कीट अपने यहाँ पर विशेष तौर पे देखे जाते हैं। एक आलू में माहू कीट लगता है, वो उसका वयस्क और जो शिशु है दोनों पत्ती के निचली सतह पे चिपक कर रस चूसते हैं और उसके रस चूसने की वजह से वो उसमें सिकुड़ा आ जाता है, बढ़ना बंद हो जाती है और खेत पीला पड़ जाता है। तो इस माहू कीट को रोकने के लिए जब तापक्रम जिस दिन में जरा सा ज्यादा होता है उस समय ये कीट और ज्यादा प्रवाही हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो अंतर प्रवाही कीटनाशी हैं जैसे मैंने बताया मिथाइलोडेमेटॉन या आपका इमिडाक्लोप्रिड, इसका 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करें तो माहू कीट में हम जो है काबू पा सकता है किसान भाई। और इसके अलावा जो एक कीट यहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है खासकर जब शेल्टर, एक बात और यहां बताना चाहूंगा कि माहू कीट को और जो सफेद मक्खी इसको रोकने के लिए किसान खेत की सफाई रखें। खरपतवार जितना कम रखेंगे ये कीट उतना कम आपकी फसल में लगेंगे। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि खरपतवार को भी आपको काबू करना है क्योंकि किसी न किसी रूप में ये रस चूसने वाले कीटों को आश्रय देते हैं और बढ़ावा मिलता है वहां पर। जहां तक कीट की बात है, एक कीट और आजकल ज्यादा देखा जा रहा है अपने प्रदेश में, अपने जनपद के आसपास, कि कटुआ कीट लगता है जिसको हम कटवर्म कहते हैं आलू का। ये कीट बहुत ही
अलग तरीके से फसल का नुकसान पहुंचाता है। ये जहां से पौधा मिट्टी की सतह है वहां से इसकी लार्वी जो होती है वो गिडार वो काट देती है, और इसकी पहचान ये है कि 2.5 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये सुंडी है, गिडार है, ये जब जरा सा भी डिस्टर्ब होगी तो सी शेप में, अपने अंग्रेजी के सी शेप में अपना शरीर बना लेती है। और ये नुकसान जो है वो रात के समय ज्यादा करती है, ज्यादा सक्रिय रहती है, और ये उसको जो है तने में जाकर काट देती है, जिससे कि फसल हमारी बर्बाद होती है, और यहां तक कि कंद में भी ये नुकसान पहुंचाता है कीट। अगर छिड़काव करना चाहें तो क्लोरोपाइरीफॉस 3 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें तो कटुआ कीट का हम नियंत्रण कर सकते हैं। और साहब, जैसे कि आपने भी बीच में बताया था कि जो है प्रारंभ से ही रोग लगने की शुरुआत हो जाती है, अगर स्टोरेज से लेके आए वहीं पे उन्होंने बुआई की तो लग सकता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था किसान भाई जब बुआई करते हैं और फसल प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में भी ले आते हैं, बाजार में भी बेचते हैं, और साथ साथ बचा के रख लेते हैं ताकि अगली बुआई में काम आएगा? अगर अगली बार या बीमारी से बचाव के हेतु कोई पहले से व्यवस्था करनी तो कैसी व्यवस्था? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात आपने कही। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि आलू का कंद यदि आप काट के लगा रहे हैं या समूचा, क्योंकि 30 ग्राम से 40 ग्राम का कंद जो है वो अप्रोप्रिएट एक अच्छा माना जाता है आपके बीज के पर्पस से। तो सबसे पहली चीज कि जो हमारी संतुलित प्रजातियां हैं, कुफरी सीरीज की, कुफरी आनंद है, कुफरी बहार है, कुफरी बादशाह है, ये लगाएं। और अगर प्रसंस्करण के लिए चाहिए तो चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 और चिप्सोना 3 आ गई हैं, जो प्रसंस्करण के उससे भी किया जा सकता है। जिनका एक तो उनका प्रमाणित बीज का चुनाव करें, और मरकरी कंपाउंड MEMC से बीज का शोधन करें, और साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो है इसको आप शोधित करें बीजों को, कंदों को आलू के, और तब आप इसकी बुआई करें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि जो है किस तरीके से जो है रोग को पहचानना है और उसका निदान करना है। अगर कीट लग रहे हैं, सबसे मुख्य बात आपने अच्छी बताई, खरपतवार ही दूर रखें ताकि बेहतर तरीके से हम जो है बचा सके अपने फसल को। डॉक्टर साहब, इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।